हाँ भाई नमस्कार, राम लालो श्याम लालो सुंदर कन्याओं। मौज चल रही है, पढ़ाई चल रही है सर, दोनों चल रही है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा, दोनों चल रही है। तो आगे चलते हैं। अपन पढ़ रहे थे सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में अपन पढ़ रहे थे ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की वर्किंग मैंने आपको समझाने का प्रयास करा था लास्ट में, याद है कि भूल गए हो? याद है सर बताया था कि भाई अपना कॉमन बेस एमिटर से जो कहानी सुनाते हैं उससे आपको कहानी सुनाते समझाया था कि भाई ओ हो याद करो कि एनपीएन ट्रांजिस्टर से आपको समझाया, पीएनपी से आपको समझाया मैंने। फिर कॉमन बेस ट्रांजिस्टर की इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, बेसिकली जो बेसिकली होल्स हैं, बेसिकली उल्टा मान इलेक्ट्रॉन में। या तो मैं आपको बताया था मीटर जो होता है भैया उसमें बहुत ज्यादा डोप रखते हैं, और यहाँ बेस को दोनों चीजें रखते हैं, साइड में मोटेट रखते हैं, और ये अपने उसमें जो कंसंट्रेशन उसको भी कम रखते हैं। तो दोनों चीजें कम होती है उसमें। क्या चीज? विड्थ भी कम होती है और डोपिंग भी कम होती है। या तो मीटर में अपने बोला था कि साइज बड़ी होती है, डोपिंग मॉडरेट होती है, अमीटर में साइज मॉडरेट होती है और डोपिंग हैवी होती है। तो वही तो रियल सोर्स ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है। तो हमने बोला कि जब अपन पीएन यानी एमिटर बेस जंक्शन को जब अपन फॉरवर्ड बायस करते हैं तो बहुत सारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी कि अगर प्रोटॉन्स मान लो या पॉजिट्रॉन्स मान लो या होल्स मान लो, वो जाते हैं, उनको एमिटर बेस जंक्शन पे कोई रेजिस्टेंस मिलता है, आराम से निकलते हैं। पर बेस में तो वैसे ही बहुत कम चार्ज कैरियर्स होते हैं। वही अट्रैक्शन के लिए जो एमिटर बेस जंक्शन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट कर लेती है और हाई रेजिस्टेंस को पास करते हुए वो एमिटर से पास करने लगती है। और अपने बोला I = IB + IC, और I2 अप्रोक्सीमेटली IC बता दिया आपको। क्या बात याद है कि भूल गए हो? और यहां ध्यान दे तो जादू नहीं हुआ। और बेवकूफ आ गया, चल भाई बेसिक निकल लेना, वो बेस पहुंच रहा है, वहां तक करने लगा था। और यहां उस इलेक्ट्रिक फील्ड करके तुरंत इलेक्ट्रॉन में भेज दिया। तो सोचो हम इलेक्ट्रॉन को बेवकूफ आगे से क्यों नहीं लाते कि अच्छा भाई बेटा मोबाइल देखे मोबाइल देखे करंट चुका लाते, तो मोबाइल देखने लगा उसको खा के लाते फटाक से। अरे हां बोल यार, तो ऐसे ही बेवकूफ आ दिया आपको रिवर्स बायस करके। और यहां पता ये जो एक्शन है ना कि ट्रांसफर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्रॉम emitter to collector is the real action you can say of a transistor that makes a difference, and that is how you can control it by changing the variables. इसमें फिर मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा लंबी कहानी हो सकती है, हम उसी को अपनी कहानी को समझेंगे जो अपने काम की होगी, जितना अपने को चाहिए उससे ज्यादा थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा, पर अपने आप में बहुत ज्यादा है। तो बेसिक बेसिक सी बात थोड़ी सी समझ में आई। अरे हां सर, जोरदार सर, मजेदार सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, बोलो क्लियर? अरे पक्का? हां सर। So due to every whole emitter moves towards base, but base is very thin, therefore very less electrons and electric field on second and very less electrons and electric field on second attracts these holes and diverts towards collector. बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर? हां सही बात लगी। याद रखो ये रिलेशन बहुत काम आएगा, ये ऑल सर्किट्स के लिए वैलिड है। चाहे कॉमन एमिटर कॉमन बेस, मैंने आपको पहले भी बोला था अपन कॉमन एमिटर के लिए ज्यादा बातें करेंगे, कॉमन बेस के लिए कम करेंगे। पर फिर भी ऐसे समझो कि इसमें जो अपने से बात करी गई ना, अगर बहुत ध्यान से आप समझो कि जो इसमें इनपुट करंट है, ऐसे समझो एक फैक्टर डिफाइन कर देता है अल्फा, जिसे बोलते हैं, ऐसे समझो आईसी आउटपुट है। और यहां से तो आईसी आउटपुट करंट ऐसा मान लो और डाला कितना आई, इसे अल्फा बोलते हैं। याद रखिए बात, ऐसे समझो ये IC by IE अल्फा एक पैरामीटर है, आप ऐसा समझे। तो यार अल्फा बीटा बहुत स्टैंडर्ड पैरामीटर्स होंगे। अल्फा ऐसा समझो कि करंट एम्प्लीफिकेशन है, ऐसा समझो इनको ये समझो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, करंट एम्प्लीफिकेशन। और तो तुम ध्यान से देखो, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इन कॉमन बेस। ओहो तुम देखो तो IC लेस देन IE, देयरफॉर अल्फा इज लेस देन 1। इसलिए बहुत कॉमन बेस काम का नहीं होता। अरे हम चाहते हैं एम्प्लीफाई करें तो लेस देन बना रहा है। अगर हम कलेक्टर करंट को अपना आउटपुट मानते हैं तो जो एमिटर करंट इनपुट डाला वो तो बहुत ज्यादा था। अरे हां सर वो ज्यादा था IC से, तो भैया एम्प्लीफिकेशन 1 से कम हुआ तो फायदा और नुकसान हुआ। पर ऐसे नहीं कि सर्किट काम नहीं आता, कई अलग लेवल पे सर्किट काम में आते हैं जहां पे कुछ जरूरत और होती है। पर हमें ऐसे सर्किट चाहिए होते हैं जिसमें एम्प्लीफाई हो जाए, हम इनपुट कम दें आउटपुट ज्यादा है। और हां सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है, वैसा हम कर पाते हैं कॉमन एमिटर में। तो कॉमन एमिटर अपने सबसे ज्यादा आएगा, कॉमन बेस में ज्यादा जरूरत नहीं है। आप ऐसा समझ लीजिए अच्छे से कि अगर आपने IE डाला तो अगर आपने करंट बढ़ाया, आप समझो कि अगर आपने एमिटर का करंट बढ़ाया तो IC भी बढ़ा। हां हो सकता है कि उसे थोड़ा कम रहा हो, एक अलग बात है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर। अरे पक्का? अरे गारंटीड? हाँ सर गारंटीड। इसमें क्या सोच रहा, समझ आया सर, बढ़िया लगा लो भैया। अब देखो कहानी तो अपन सब पिछली बार लिख चुके हैं, समझ में आ गया, बात क्लियर है। अब वर्किंग समझ में आ गया। अब देखो अपन जो मैं कौन सा ट्रांजिस्टर पहले बताओ, पहले तो मैं ये डायग्राम बनाऊंगा, इस डायग्राम को समझो अच्छे से। मैं इसको बनाना सिखाता हूं, देखो ध्यान। अपन कॉमन एमिटर सर्किट बनाना है, याद है NPN ट्रांजिस्टर बनाना मैं आपको बनाना सिखाता हूं, सिखाऊंगा उसे, ताकि आप समझो कि मत देखो गाइस बोला तो छोटा ही देख नहीं हो रहा, पीछे आ जाए देखो, समझो अपन क्या बना रहे हैं। अपन बना रहे हैं कॉमन एमिटर जंक्शन, और वो भी कौन सा, ध्यान से देखना। अपन बना रहे हैं NPN, PN से करंट जाता है, ये हो गया एमिटर, तो एमिटर नीचे बनाया ऐसे पिक्चर। और यहां और एमिटर ध्यान से देखो तो अपने ध्यान समझाइए टक, ये कोई भी रेजिस्टेंस जिसे अपन बाद में RB RC बोलूंगा बोल देंगे। ये अपना बेस, तो जो बेस पे बेस PN बेस एमिटर जंक्शन है, ये फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, तो P की तरफ हाई वोल्टेज, तो इसे बोलते हैं VBB। क्यों VBE में जो इनपुट वोल्टेज है वो VBB इसलिए बोलते हैं बेस वाली, ऐसा समझो। B रिप्रेजेंट्स फॉर बेस, B रिप्रेजेंट्स फॉर बेस, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बोल दिया क्या? अरे सोच लो। हां सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। अब क्या करें, देखो भाई ये अपना एक सर्किट बन गया, कहानी समझ में आ गई। ऐसे अपन देखें तो अपने समझ में आता है कि भैया जो अपना एमिटर कलेक्टर जो होगा वो रिवर्स बायस होना चाहिए, रिवर्स बायस होना चाहिए, तभी तो अट्रैक्ट कर लेगा। रिएक्शन क्या था, जो एमिटर है वो पुश करेगा तो फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर वो पुश करेगा अट्रैक्ट कर लेगा रिवर्स बायस। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर बात तो आपकी सही है। तो अपन ऐसे बने सकते हैं, कोई भी आरबी मान लो, इधर जो बनेगा कलेक्टर सिंगल है तो इसे VCC मान लेते हैं। एक्चुअली नामकरण ऐसा है कि जैसे एमिटर का कॉमन है ना, तो जब बैटरी लगाओ तो उसमें एमिटर का ई का प्रयोग मतलब दोनों तरफ बना सकता है। इधर बेस एक अलग है और एमिटर कलेक्टर अलग है, तो VBB और VCC इस तरह रोटेशन में परेशान नहीं होती। ये अपना सर्किट बन गया कॉमन एमिटर का। किसका? कॉमन एमिटर का। अगर आप इसको वैसे बनाना चाहो, जैसे मैं बताता हूं कैसे, ध्यान समझना। इधर मैं तो रियल जंक्शन को वैसे बनाना चाहता हूं तो वैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए अपन ऐसे लेते हैं, ये N ये P ये N, ध्यान से देखो। अगर तुम ध्यान देखो तो सर्किट ऐसे दिखेगा तुम NPN। हो सही कर रहा हूं ना, NPN। तो अगर ये ऐसे आप बनाओ, फिर मतलब सीखेंगे ऐसे ही। अगर आप ऐसे बनाना चाहो तो वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर फॉर कॉमन एमिटर। कौन सा एमिटर? कॉमन एमिटर, जो हमारे कोर्स में है, बाकी अपने कोर्स में ज्यादा नहीं है। ओके सर, तो कॉमन एमिटर वो कैसे, मैं कह रहा हूं उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बोल रहा हूं वो भी ज्यादा ही है। होना से पढ़ने का इतना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और हां सर ये अपने आप में माइक्रोफोन एम्पलीफायर सभी पे काम कर रहे होते हैं, अच्छी बात है। अब अपन क्या करें, हो गया NPN। अब देख अगर तुम याद तो कॉमन एमिटर, तो ये वाला एमिटर है, तो अपन ऐसे जोड़े, ये ऐसा अपना ये एक एमिटर बन गया, तो नेगेटिव से नेगेटिव देखो एमिटर वाला। अरे हां सर एमिटर से ऐसे ये फॉरवर्ड बायस हो गया एमिटर बेस। अरे हां अब कॉमन एमिटर, तो फिर इसमें जोड़ लो। अब देखो कॉमन एमिटर है, ध्यान से सुनना। अब देखो कॉमन एमिटर पर अपना कलेक्टर क्या होना चाहिए, कलेक्टर अपना होना चाहिए रिवर्स बायस। ओ तो इसकी तरफ पॉजिटिव होना चाहिए और ऐसे नेगेटिव होना चाहिए। ये लो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये रियल टाइप का सर्किट है। ऐसे देखो कॉमन एमिटर आ गया ना, ये एमिटर ये बेस ये कलेक्टर, तो ऐसे सर्किट बना। उसको मैं ऊपर रिप्रेजेंट करा है, अब हम ऊपर वाले से देखेंगे ये रियल सर्किट है। तो चाहो तो पहले से जोड़ लो। कंडीशन अभी भी वही है कि एमिटर भैया जैसे वाले केस में एनपीएन में इलेक्ट्रॉन को फेंकेगा किधर, बेस की तरफ,
और बेस ज्यादा खेल नहीं पाए, वो किधर अट्रैक्ट जाएंगे कलेक्टर की तरफ। ओ माय गॉड, अब कंफ्यूज हो रहा है, ध्यान सुनना। अब तुम इसको बनाओ, पहले बनाओ रियल सर्किट, फिर ये नोटेशन वाला सर्किट, फिर देखो जो थोड़ी नोटेशन जोड़ दी वीबीई। तुम्हारा बहुत ध्यान दो, ये वीबीई ये कोई सर्किट का पार्ट नहीं है, ये वोल्टेज है वीबीई। किसके बीच में? वीबीबी नहीं है, वीबीई बेस और एमीटर के बीच का वोल्टेज है, और आईबी जो बेस में करंट जा रहा है, क्योंकि अब आईबी ही कहलाएगा इनपुट। क्या कहलाएगा? इनपुट। और आईसी क्या कहलाएगा? आउटपुट। क्योंकि जो अपना कौन है? वीई है, आई है, वो तो भैया और बहनों क्या कॉमन करंट हो गया। अरे हाँ सर, आईसी एसएम आउटपुट टाइप चीज होगी, और वीबी जो होगी वो इनपुट टाइप होगी। असल में इनपुट होता है वोल्टेज, आउटपुट होता है वी वोल्टेज। अपना बेस समझ लेते हैं, देखो ध्यान से। अच्छा याद हो, उसमें इनपुट कौन था? आई कॉमन बेस में, जो कॉमन है उसको इनपुट हो सकता है। इनपुट आउटपुट कौन होगा? जो दो अलग अलग है। अरे हाँ, बात तो आपकी सही है, जैसे कॉमन बेस है तो इनपुट कौन था? आई, और आउटपुट कौन था? आईसी। अब आउटपुट कौन है? आईसी, और इनपुट कौन है? आईबी। ओके, ऐसा समझो। तो जो कॉमन एमीटर में इस फैक्टर को लिखा जाता है बीटा, और बीटा को लिखा जाता है आईसी बाई आईबी। आईसी बाई आईबी, इनपुट बाई आउटपुट। अच्छा, कॉमन एमीटर में, कॉमन बेस में क्या लिखा जाता था? अल्फा। अल्फा को क्या लिखते थे? आईसी बाई आई। यहां क्या लिखते हैं? बीटा इक्वल टू आईसी बाई आईबी। ओह माय गॉड, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। ओके, पहला सर्किट समझ में आ गया। वीबीई, आईबी, तुम्हें क्या लगाना है? आईसी, वीसीई। वीसीई क्या है? कलेक्टर एमीटर के बीच का वोल्टेज। वीबी क्या है? बेस एमीटर के बीच का वोल्टेज। ओह ध्यान से देखो, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, आगे आपको बताऊंगा इस सर्किट में ये वीबीबी कहलाएगा इनपुट वोल्टेज। अरे हाँ सर, और ध्यान से सोचो तो ये वीसीई कहलाएगा आउटपुट वोल्टेज जो आपको मिला। वीसीसी तो वो है जो उसको निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ी, रिवर्स बायस करने के लिए। वीसीसी रखना पड़ता है भाई साहब, उसके बिना काम चलने वाला नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगा के रखना पड़ेगा, जैसे लिखा हुआ है इसको, ये डायग्राम आपको दिमाग में सेट होना चाहिए। दिमाग में मैंने उसके पहले थोड़ी और दिमाग में सेट होना चाहिए। देखो ध्यान से, मैंने इसे डायरेक्ट से करने के लिए पहले वाला फिर नोटेशन वाला बताया, फिर उसको एक्चुअली बताया कि वीबी क्या है। ओ हो असलियत में हमने इनपुट लगाया वो तो इनपुट बैटरी है वीबी। वीबी वो है जो किसके क्रॉस मिल रहा है? बेस और एमीटर के क्रॉस। तो बेस और एमीटर को आपको फॉरवर्ड बायस रखना है, तो ये वीबी उस फॉरवर्ड बायस की क्रिटिकल वैल्यू होती है मिनिमम, जब तक वो फॉरवर्ड बायस नहीं होता है 0.6.7। और हां सर, उससे ज्यादा तो होना ही चाहिए। तो वीबी को इंश्योर करना होता है कि वीबी उसे वीबी इतना रहे हमेशा कि वो फॉरवर्ड बायस रहे, और वीसीसी हमेशा इतना रहे कि भैया ये रिवर्स बायस रहे, वरना सर्किट काम नहीं करेगा ढंग से। जो मैं बोला चमका, अरे सोच लो, इस कहानी को उतारो, रटो, जो करना करो, दिमाग में सेट होनी चाहिए। ओके सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, करते चलो। देखो रे भाई, सोचो रे भाई, वाह रे भाई, ओए भाई, अब क्या करें भाई? लो भाई, हो गया। ओके अब क्या करें? आगे करो, देखो चलता रहेगा, चलना पड़ेगा। अच्छी बात भाई, ये देखो उतारिए, ये सर्किट में आ गया, आपको कहानी सुनाऊंगा पूरी सर्किट में। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। अच्छा, फंडा भी वही भैया, मीटर देता है, कलेक्टर उसको बना के सारे चार्ज ले जाता है। अब अपने कॉमन बेस ले गया तो इनपुट आपका आईबी हो गया। जो कॉमन बेस में जो फैक्टर होता था आई अल्फा। अल्फा को बोलते थे आईसी बाई, अल्फा बहुत आता है, अल्फा बीटा बहुत आएगा। आईसी बाई डायरेक्ट रिलेशन दिया जाता है इसमें, आईसी बाई आई, और यहाँ पे आईसी बाई आईबी। तुम कैसे समझो? तुम्हारी दोनों के लिए कहानी आती है, कॉमन बेस और कॉमन एमीटर के लिए। कॉमन एमीटर सबसे ज्यादा यूज होता है, उसके बाद कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर तो बहुत ही ज्यादा यूज आते हैं, पर उसको तो बिल्कुल नहीं जाना है। तो इन पे ज्यादा बात करते हैं। बोलो क्लियर है? ध्यान से समझो, तो कॉमन बेस है, एसएम का आउटपुट हमेशा आईसी है, और इनपुट बेस में कौन है? एमीटर, और कलेक्टर में कौन है? बेस। उल्टा। अरे हां सर, उसका अल्फा इसका बीटा। ओ बोलो क्लियर है क्या? याद होना चाहिए भाई, रख लो, दिमाग में सेट कर लो। नोटिस हटाऊंगा अभी मैं, कहानी सुनाऊंगा आपको, बता जो रंगा। अरे सोच लो, हां सर बिल्कुल सोच लिया सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, वाह सर। अच्छा देखो ध्यान से, अच्छा मैं आपको पहले बोल ध्यान से, क्या देखो क्या लिखा हुआ है, ये जानते हैं, रुक जाओ। ये बातें पहले जानते हैं, फिर से बंद करता है, ध्यान से। आई इक्वल टू आईबी प्लस आईसी, पहले से जानते हैं। करंट से आईबी आया, इधर से आईसी आया, इधर आई की तरफ चला गया, तो बन जाते हैं। मैंने बोला था कि चाहे कॉमन बेस हो चाहे कॉमन एमीटर हो, ये वैलिड रहेगा। और हम जानते हैं कि आई इज अप्रॉक्सिमेटली आईसी, और आईबी जैसे 1 से 5% होता है, देखो लिखा हुआ है। और वी कैन से, और ये यहाँ पे भी वैलिड है, आप समझो। और वी कैन से दिस आईबी इज लेस देन आई, लॉजिकल भी है। मैक्सिमम जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो एमीटर से निकलकर पास करते हुए बेस को किसमें निकल जाते हैं? कलेक्टर के, क्योंकि रिवर्स बायस होता है। और जादू है, ध्यान से देखो, बेस को निकाल लिया उधर से। अरे हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, इसमें क्वेश्चन वाली बात नहीं है। चलो भाई, तो आई इक्वल टू आईबी प्लस आईसी, अभी अल्फा बीटा पैरामीटर जो मैंने आपको बताया, मैं आपको रिलेशन बताता हूं। पहले ध्यान से रिलेशन याद रखो, 1 या आई इक्वल टू आईबी प्लस आईसी इज वैलिड फॉर बोथ कॉमन बेस कॉमन एमीटर, वाले दोनों आएंगे, कंफ्यूजन ना बिल्कुल। उसके बाद अल्फा अपना कॉमन बेस के लिए अपन जानते हैं, अगर कोई आपके पास ट्रांजिस्टर है, उसके अगर कॉमन बेस के फैक्टर को बात करें तो लिखा जाएगा आईसी बाई आईई, बिल्कुल सही। और उसके अगर कॉमन एमीटर के फैक्टर को लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा आईसी बाई आईबी। यस और नो? बिल्कुल सही बात है सर, शानदार है सर। अब देखो, इनसे थोड़ा रिलेशन निकाल के दिमाग में रखने हैं। ये आई प्लस आईबी प्लस आईसी ना, देखो इसको ऐसे देखो, आप समझो, अपन आईई बाई आईसी इक्वल टू आईबी बाई आईसी प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं क्या? आईसी से डिवाइड कर दिया, अरे कर सकते हैं क्या? अरे हां सर बिल्कुल कर सकते हैं सर। अच्छा बताओ, आई बाई आईसी है क्या? आईसी बाई आई क्या है? अल्फा। तो आई बाई आईसी क्या है? 1 बाई अल्फा। ओहो इक्वल टू आई बाई आईसी क्या है? आई बाई आईसी है बीटा प्लस 1। ओहो अल्फा बीटा रिलेशन आ गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई बीटा, सो बीटा इज अल्फा 1 माइनस अल्फा। याद होना चाहिए, तुम्हें खुद को समझ में आ रहा होगा। देखो अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो बीटा काफी बड़ा होता है, बीटा इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू अल्फा। देखो क्यों? अरे बीटा लिखा गया आईसी बाई आईबी, आईबी तो कम होता है 1 5%, 5% वाला तो 20 गुना हो गया। अरे हां सर, और अल्फा तो कम होता था। अरे हां सर, इसलिए पूरी कहानी जो लिखी हुई है, ये सारे रिलेशन आपको याद होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है सब। ये इन रिलेशन, इन सवाल, इन फॉर्मूले में बहुत सवाल आ जाते हैं डायरेक्ट, ज्यादा तुमसे तो पूछता नहीं है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बनाना चाहिए, तो ये स्लाइड लिखी हुई है ना, अगर ट्रांजिस्टर का न्यूमेरिकल सर्किट वाला सवाल है तो इस स्लाइड से हो जाएगा। अच्छा सर, हाँ भाई, ऐसा काफी काफी हद तक आंसर इससे हो जाएगा, उससे आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पहले बताओ जो मैं बोला क्या चमका? तो याद रखेंगे आई इक्वल टू आईबी प्लस आईसी, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, रिलेशन क्या है। अरे कई बार एग्जाम में अल्फा बीटा रिलेशन पूछ लिया, ऐसा भी पूछ लिया, अल्फा दे दिया, बीटा पूछ लिया, अल्फा बताओ। और हां बीटा दे दिया तो आई इक्वल, बहुत लल्लू सवाल आते हैं, आपको बीटा दे दिया और सोचो आपको आईसी दे दिया, तो क्या आई निकाल सकते हो? अरे हां यार, अगर बीटा दे दिया आईसी तो आईबी निकला, तो आईबी प्लस आईसी निकला, तो आई निकला। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। अल्फा दे दिया बीटा, इनमें तो सवाल घुमा सकते हैं इन चारों फॉर्मूलों में 1 2 3 4, ऐसे निकलो चार मार्क करके।
इन चारों फॉर्मूलों पर बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत आसान होते आते हैं, थोड़ा बस फॉर्मूले याद रखने हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, पर आते हैं। ये डायग्राम देखे रहो, बस धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो ट्रांजिस्टर आपको समझ में आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो आपके प्राण निकाल ले जाएगा, बस आपको अपना दिमाग चलाना आना चाहिए। पहले बताओ जो मैं बोला क्या चमका? हाँ सर, बिल्कुल चमका सर, शानदार चमका सर, जोरदार चमका सर, वाह वाह सर। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, समझ आएगा, सब लिख दिया ना, जो मैंने लिखा वो अपने पूरे प्रूफ करके बता दी मैंने आपको। बोलो क्लियर है? अरे सोच लो, देखो सर, बढ़िया सर, शानदार सर, जानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह सर। लो भैया हो गया, अच्छा लगा, शानदार लगा, लो भैया आ गया, तो मैंने बता दिया ना। यही वो फॉर्मूले का रहा हूं जो आपको रात को 2 बजे भी याद होने चाहिए, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। एक आध दूसरा करा दूंगा, हालांकि नॉर्मल आते हैं, कोई खास बात नहीं है। बीटा दे दिया, आई दे दिया, कुछ भी पूछ सकते हैं, है कि नहीं? पर याद रखना, बीटा और अल्फा अलग अलग सर्किट को अलग उसी ट्रांजिस्टर को अलग अलग तरीके से जोड़ा जाएगा, तब पैरामीटर आएगा, और उनको अपने रिलेट कर लिया, क्योंकि उसी ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टी है। दीज आर द फॉर्मूला फॉर ट्रांजिस्टर, वी कैन कनेक्ट इट एज अ कॉमन बेस आल्सो, वी कैन कनेक्ट इट एज अ कॉमन एमिटर आल्सो। अल्फा इज अ पैरामीटर फॉर कॉमन बेस, बीटा इज अ पैरामीटर फॉर कॉमन एमिटर। बीटा ज्यादा कम आएगा, ठीक है, और आई इक्वल टू आईबी प्लस आईसी, क्योंकि भैया ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज किसमें सबसे ज्यादा होते थे, ये फॉर्मूला आपने बताता है। ओ ये अपने को कहानी समझ आ गई? बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, बहुत शानदार। अब देखिए, आइए ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एक्चुअली क्या हम कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आ रहे हैं, वापस उसे चलता रहेगा। अभी कॉपी को चलने दो, मैंने फिक्स कर लिया। कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे आप बहुत ध्यान से देखो तो कैरेक्टरिस्टिक्स इस ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखो ये इनपुट वोल्टेज है ना, मैं तो बोला था पहले, तो आपने इनपुट को बोला था, मैं इनपुट वोल्टेज इसे मानो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांजिस्टर की। ये तो एक्सटर्नल सर्किट है ना, इस ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सोचो कि अगर VB इतना है तो IB क्या है? ऐसे तुम ध्यान से समझो कि क्या ये VBE, ऐसे समझो आपकी, ऐसे बनाया जाएगा कि ये अपना है IB और ये है अपना VBE। इनपुट वोल्टेज अक्रॉस बेस एंड एमिटर, ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टीज। VBB वो है जो हमने इनपुट दिया, पर जो ट्रांजिस्टर की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, तो VBE क्या है? जो बेस और एमिटर के अक्रॉस वोल्टेज आएगा, और उससे जो बेस में करंट बाहर। अच्छा सोचो, क्या ये IB कैन बी अफेक्टेड बाय IC? अरे हाँ, यानी कि क्या, और IC कैन बी इंपैक्टेड बाय VC? अरे हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, ऐसा समझो। हो, अब तुम ध्यान से देखो तो कंफ्यूज मत हो। ये जो VBE है, ये है तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब से अगर आप सिर्फ B और E को देखो तो ये PN जंक्शन फॉरवर्ड बायस है। अरे हाँ, ये VBE PN जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, इसमें IC भी है सर। हाँ है तो सही, पर समझो कि IB अगर 1 लाख आए, कितने आए? 1 लाख, तो VBE मतलब IB अगर 1 लाख आया और IC उसमें से 10 करोड़ आउट हो गया, तो 10 करोड़ VE में चला गया। तो क्या ये जो, अगर तो अंदाजे से सोचो तो बेस और एमिटर की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या चीज? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ तो फॉरवर्ड बायस जैसी होनी चाहिए। तो देखो यार 0.6 टक 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 ऐसे यार फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ये। अरे हाँ ना, बोलो भाई। अरे हाँ सर, अरे इसमें एक बात ध्यान रखें कि तब है जब हमने इंश्योर करा कि VCE इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब हमने इस बात को ध्यान में रखा कि VBE वेरी करने पे IB कैसे वेरी करेगा, पर हमने VCE को कांस्टेंट रखा, मतलब हमने एक तरीके से IC को कांस्टेंट कर लिया। अरे हाँ सर, और तो इसमें VCE को फॉर रिवर्स बायस रखने के बाद कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता IC की उस कहानी पर, बट फिर भी VCE रिमेंस कांस्टेंट। तो ये क्या है? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ध्यान से समझो, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स तब जब जो VCE है उसको आपने क्या रखा? कांस्टेंट। थोड़ा सा अच्छे से, ये तो मैं आपको बता, देखो ध्यान से, ये देखो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स VBE एंड IB, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स VCE एंड IC, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ध्यान समझना, एकदम ध्यान समझो अच्छे से। अब देखो पहले इनपुट देखो, ये इनपुट, ओहो अच्छा, IB करंट होता है, ये वाला मैं IB करंट क्या होता है ध्यान समझो, माइक्रो एम्पियर में। और ध्यान दो IC और IE होंगे जनरली, ऐसा याद रखो, जनरली IB is in micro ampere and IE and IC are in milli ampere। ओहो देखो ऐसे है ना, VC को 10 वोल्ट ऐसे ही फिक्स कर दिया, मतलब फिक्स है बेसिकली। VC को क्या कर दिया? फिक्स्ड। अच्छा समझो कि सर मान लीजिए सर मैं VB वेरी करूं और उसकी वजह से VC भी चेंज हो, क्योंकि IC थोड़ा बहुत चेंज होगा, तो हम VCC को घुमाकर वापस VC को ट्राई कर लेते हैं। समझ अच्छे से कि हम इनपुट कैसे लेते हैं, हमने VB को चेंज करा, जैसे हमने पॉइंट 6 तो कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि फॉरवर्ड बायस हुआ ही नहीं। अरे फॉरवर्ड बायस हुआ ही नहीं, तब तक कैसे सर्किट काम करेगा? तब B और E फॉरवर्ड बायस नहीं हुआ, तो कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद हमने VB को चेंज करा, जब VB को चेंज करा तो भाई IB भी चेंज होगा, हमने IC चेंज हो गया, IC चेंज हुआ तो VC भी चेंज हो गया, तो मैंने VCC जो है ना मेरा, ये इसका मतलब ये होता है, ये जो VCC है इसको थोड़ा चेंज करा रियोस्टेट की वजह से, और ऐसे चेंज करा जो VC को फिक्स कर लिया। अरे हाँ, फिर देखा कि अगर समझो कि मैंने 0.6 से 0.7 करा, किसको? VBE को मैंने 0.6 से 0.7 करा, और ये करने पर अभी मैं IB की रीडिंग लिखूंगा, कब तक? जब तक मैं इंश्योर नहीं कर लूं कि मेरा जो पहले वाला VC था 10 वोल्ट, मान लीजिए 0.6 लिया, 0.6 सब कुछ 0 था, कौन? VCE, VBE को 0.6 करा, सब 0 था, कोई दिक्कत नहीं, और VBE की वैल्यू मैंने 10 वोल्ट रख दिया, अपने गाड़ी सेट कर रखी, मान। अब क्या होगा, मैंने 0.6 से 0.7 करा, किसको? VBE को। अगर 0.6 से 0.7 करा तो भाई IB भी चेंज हुआ, देखा हमने, IC भी चेंज हुआ, यानी कि VCE भी चेंज हुआ। तो हमने क्या कहा, VCC को ऐसे एडजस्ट करा कि VC को वापस 10 वोल्ट पे जाओ, और VBE कितना था? वो तो अपना ही 0.7 वोल्ट। अब जो IB आया उसको यहाँ प्लॉट करा है, समझ में आ रहा है क्या है? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब रिलेशन ऑफ इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट when we have made sure that output is constant। ऐसा भी करंट सुनना कैसे? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स is relation of input voltage that is VB and input current that is IB when we have made sure that output is same that is VBE VCE। और हाँ, ये कैसे समझो? ये क्या है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स? ये क्या है? रिलेशन ऑफ इनपुट वोल्टेज that is VBE with input current that is IB when output remains constant that is VCE equal to constant। ओहो, अरे इनपुट कैसे याद होनी चाहिए, ये भी डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं भाई साहब, डायरेक्ट आते हैं, इसलिए आपको दिमाग चलना चाहिए। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, अरे हाँ अरे भाई, अरे समझ आया कि नहीं आया भाई? आया सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, करते चलो, बढ़ते चलो, देखो भाई, सोचो भाई, बाबा भाई, ओहो ये हो गया, 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 ओके ओके ओके। ओहो अब देखो
अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें, 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 देखो ये बात समझ आ गई। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, किसमें देखो बीसीई और आईसी में। कब? जब भाई साहब इनपुट कांस्टेंट हो, इनपुट कौन है, आईबी, करंट आ रहा है, उस आईबी को कांस्टेंट रखेंगे। ओह माय गॉड, हां तो ध्यान दो, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तुम ध्यान देखो, हमने ये देखा, इसमें इनपुट में एक बात बताना चाहता हूं, हमने ये देखा, हमने यह देखा कि बीसीई कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करने पर, मतलब पहले मान लो मैंने बीसी को 10 वोल्ट पे समाप्त होगा, अब मान लीजिए मैंने 20 वोल्ट पे करा या 15 वोल्ट पे करा, तो बहुत अंतर ग्राफ में नहीं आता। उसका कारण भी है कि जो रिवर्स बायस है ना, वो तो फॉरवर्ड जो आउटपुट वोल्टेज है ना बीसी, वो तो वैसे भी रिवर्स बायस के लिए, तो कई बार रिवर्स बायस कंडीशन आ गई, तो जो वो करंट इंक्लूड कर रहे थे, तो वैसे भी मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स का था, उसमें वैसे भी कोई वोल्टेज बढ़ाने घटाने पे आपको चेंज नहीं आता है। अरे हाँ, तो इसको 10 का बदला लो 20 का करो, इस ग्राफ में बहुत अंतर नहीं आता। और हाँ सर, क्यों? क्योंकि आउटपुट सप्लाई रिवर्स बायस है, तो रिवर्स बायस में वैसे भी मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स हुआ करते थे, तो उसमें मैग्नेटिक चार्ज 10 वोल्ट इतने करंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, उतना 20 पे भी उतने कर रहे होंगे। अरे हाँ, इसलिए उसके वोल्टेज को वैरी करने पर बीसी को जो अपने कांस्टेंट बोला 10 वोल्ट, मैं बोलूंगा 15 वोल्ट में कांस्टेंट करके पूरे एनालिसिस को करूंगा, तो 10 और 15 में कोई खास अंतर नहीं आएगा। रिवर्स वोल्टेज में मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स करंट फ्लो कराते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं आता। अरे हाँ, सो हमने देखा कि बीसी कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करने पर, तो बहुत अंतर ग्राफ में करने पर तो बहुत अंतर ग्राफ में नहीं आता, इसलिए हम एक ही वैल्यू के लिए बना लेते हैं। अच्छा सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, बोलो क्लियर? अरे पक्का? हाँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अच्छा लग रहा है सर, बता दो सर, सही बात, बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त, मजेदार, वाह वाह। अब आउटपुट में आउटपुट एनालिसिस करेंगे वोल्टेज और करंट आउटपुट वाले को, यानी आईसी और बीसीई को। और हाँ बोलो क्लियर, जो करेक्टर मीटर के पास वोल्टेज आया और जो करेक्टर से करंट बाहर गया, वही तो आउटपुट हुआ। ठीक है भाई, और ट्रांजिस्टर की इनपुट आउटपुट एनालिसिस तो यही हुई ना, हमने इनपुट सप्लाई किया थी उसे वीबीबी बोलेंगे, कंफ्यूज मत होना। और अगर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हो ट्रांजिस्टर की, तो उसको इनपुट क्या मिला, वीबीई। अरे हां, ट्रांजिस्टर को, और हम समझ इनपुट सप्लाई दो वीबीबी, पर हम किसी कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं ट्रांजिस्टर की, तो वीबी इनपुट है और आईबी इनपुट करंट है, और इसका जो बीसी वोल्टेज है उसको कांस्टेंट कर लिया कलेक्टर और मीटर में। अरे हां सर, बात तो आपकी, मतलब वोल्टेज को कांस्टेंट कर लिया, पर हम ये भी समझ पाए कि बीसी रिस्पांसिबल फॉर रिवर्स बायस, तो उसके उस कांस्टेंट वैल्यू को बहुत बढ़ाने घटाने से कोई खास ग्राफ में अंतर नहीं आता, इसलिए हम एक ही वैल्यू को बना लेते हैं। बोलो क्या बात समझ आई? हां सर, समझ तो आई सर, अच्छा लगा सर, बिल्कुल सर, क्लियर है सर, बढ़िया है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, मजा आया सर। अब देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में समझो ध्यान से, पहले आप समझो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो हम करेंगे क्या, रिलेशन, ऐसे समझो, रिलेशन बिटवीन आउटपुट वोल्टेज दैट इज VCE एंड आउटपुट करंट दैट इज IC, but make sure that input current is constant, that is IB equal to constant। अब आप ऐसा समझो कि अपन इधर बनाएंगे, सुनो, ओए 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 ओए, अब क्या समझना, आज हम इधर अपन लेते हैं, मान लो IC, यहाँ समझो IC जनरली आता है मिली एम्पियर में, हाँ सर, और इधर अपन लेंगे VCE। तुम यहाँ समझो IC और VCE, बताओ VCE और IC कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पे बैलेंस होंगे, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के होंगे, बताओ मेरे को, सब लोग फटाफट, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के होंगे सर, रिवर्स बायस के। हां तो याद करो, ग्राफ तो रिवर्स बायस का आएगा, ग्राफ तो रिवर्स बायस का आएगा, पर ग्राफ तो रिवर्स बायस वाला आएगा। देखो 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 देखो, ये देखो, ये जिसमें IB कांस्टेंट है, मान लो मैंने IB लिया 10 माइक्रो एम्पियर, तो ग्राफ ऐसे, जब इसको अलग रिवर्स बायस का अपन तो उल्टा बनाते थे, मैंने पूरे को थर्ड वाले ग्राफ को पूरे को मैं फर्स्ट में ले आया, पर नेचर तो क्या रिवर्स बायस वाली रहेगी। अरे हां सर, तो ऐसे याद करता हूं मैं, ऐसे बताओ इधर अपन फील करना ऐसा क्यों हो रहा है। अब तुम समझो, इसमें अगर मैं आज मैंने पूरे नेचर को समझा, बीसी को वेरी कराया, जब मैंने आईबी को कांस्टेंट रखा, अगर आईबी 10 करोड़ तो बड़ी चीज होता, तो मैंने वीबी को एडजस्ट करके आईबी को कांस्टेंट रखा, और फिर ये आईसी और बीसी की रीडिंग ले ली। अच्छा मैंने फिक्स करा आईबी को 10 माइक्रो एम्पियर। अब इसमें हमने देखा कि अगर आईबी को चेंज होना 10 की जगह 20, तो वैसे आईसी बहुत चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ये चलेगा मिली एम्पियर में, समझो कि अगर ये आया ना 1 मिली एम्पियर लगभग, ऐसा समझो, ऐसा हो सकता है, अंदाजन चले ऐसा ग्राफ, ये अभी मैं आपको रियल बता दूंगा, अंदाजा बता रहा हूं, ठीक है, 1 मिली एम्पियर। अब आप ऐसा समझो कि आईबी को अगर मैं डबल फिक्स कर दूं ना, तो आईबी डबल हुआ, तो सोचो आईसी और आईई दोनों बनेंगे, ये भी लगभग डबल हो जाएगा आईसी, पर वो मिली एम्पियर में डबल होगा, 10 माइक्रो एम्पियर से 20 माइक्रो एम्पियर तक गए, तो समझो कि 1 मिली एम्पियर से लगभग 2 मिली एम्पियर चले जाते हो, ऐसा होता है, ये ऐसे बढ़ता है ऐसे। फिर देखो तुम बनाना पूरा एग्जैक्ट बनाओगे, समझो इसको क्या है, 20 माइक्रो एम्पियर, 30 माइक्रो एम्पियर ऐसे। अब बनाना पहले सुन लो, मैं पूरा आपको एनिमेशन वाला वैल्यू के साथ दिखा दूंगा, पहले समझो मेरा हो क्या रहा है। इस वाले केस में आईबी जो इनपुट करंट है उसको आप वेरी करके फिक्स कर दोगे, तो फिर कैरेक्टरिस्टिक्स आउटपुट में अंतर आएगा, आईबी बढ़ाते जाओगे तो आईसी भी बढ़ता जाएगा। हमने देखा लगभग लीनियर वेरिएशन है, लगभग। ओहो, हमने देखा कि आईबी एंड आईसी में लगभग लीनियर वेरिएशन है, लगभग है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, याद रखना है आपको। पर ध्यान देना, आईबी बदलोगे 10 माइक्रो एम्पियर, तो भैया उधर बदलेगा 10 मिली एम्पियर या 1 मिली एम्पियर,
मतलब 10 माइक्रो एम्पियर बदलने का मतलब समझ रहे हो आप? 10 into 10 to the power -5 माइक्रो एम्पियर करंट बदला इनपुट में। और सोच इधर कितना बदला, 1 मिली एम्पियर से 2 मिली एम्पियर मान लो हो गया, तो सोचो 10 to the power -3 एम्पियर, 10 to the power -5 एम्पियर इनपुट में बदला, इनपुट में बढ़ाया तो 10 to the power -3, यानी कि 100 गुना ज्यादा बढ़ गया किसमें? अरे हाँ सर, आउटपुट में। यही तो जादू है इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की। अरे हाँ सर, बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, जोरदार कह रहे हो सर। देखा देखो जो मैं बनाया वही आएगा, टेंशन मत लो, थोड़ा सा और अच्छे से अपडेट करता हूं तो अच्छा लगेगा। ये देखो, ओह ये 10 एम्पियर 20 माइक्रो एम्पियर 30 माइक्रो एम्पियर 20 माइक्रो, देखो 1 2 4 लेवल चल रहा है, 4 6 मिली एम्पियर में चल रहा है। ओह थोड़ा ओरिजिनल चलेगा ऐसे बोल देखो, ये थोड़ा ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल डेटा के साथ है, तो दिमाग में है तो कोई बुराई। अब समझो इसके जादू को, समझो कि व्हेन यू चेंज द इनपुट करंट IB ओनली बाय 10 मिली एम्पियर, यानी कि 10 to the power -5 मिली एम्पियर, देन देयर इज इंक्रीज ऑफ 10 to the power -3 एम्पियर इन आउटपुट करंट, दैट इज IC, एंड इट्स अ जादू। सब बोलने का एप्लीकेशन फैक्टर आ गया, आके सोच के देखो। अरे हां, तभी IC बाय IB करते हैं। अरे हां, अब तुम एक बात बहुत ध्यान से देखो ना, तुम मेरी बात बहुत ध्यान से देखो, पता है समझ में आएगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे मुझे याद है, आपको याद होना चाहिए। गड़बड़ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, शर्माने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, करते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, सोचो रे भाई। ओके हां, तुम ध्यान देना, आपने एक अल्फा देखा जो वैल्यू थी, अगर तुम बीटा से समझो तुम तो बीटा तुम ध्यान समझो तो बीटा में क्या लिखा था? IC by IB। तुम अगर बहुत ध्यान से देखो तो ऐसा समझ कि दो बीटा में दो बीटा पैरामीटर दो होते हैं, ऐसा समझ लो। बीटा AC को लिखा जाता है डेल्टा IC by डेल्टा IB, और बीटा DC जो हमने पढ़ा था अभी, उसे बोलते हैं IC by IB। अंतर समझना दोनों। अगर तुम इस ग्राफ देखो तो बेसिकली बीटा DC दो चीजें होती है, तुम ध्यान से देखो तो जो हमने अभी बोला था बीटा जो मैंने पढ़ाया वो DC था, मतलब उस इंस्टेंट पे IC की वैल्यू अपॉन IB की वैल्यू, वो बीटा DC कहलाएगा। बीटा AC चेंज इन IC अपॉन चेंज इन IB। अगर तुम इसमें बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हें बात समझ में आएगी कि जैसे अगर ये लीनियर वेरिएशन, लगभग लीनियर वेरिएशन है, बिकॉज ऑफ दिस हमारे लिए बीटा AC इज अप्रोक्सीमेटली बीटा DC। कंफ्यूज होगा? बीटा DC फैक्टर, बीटा जो एप्लीकेशन फैक्टर आप बोल सकते हो, उसमें चेंज इन IC अपॉन चेंज इन IB, ये बीटा AC है। अच्छा, और बीटा DC वैल्यू ऑफ IB एट एन इंस्टेंट, वैल्यू ऑफ IC अपॉन वैल्यू ऑफ IB इस बीटा जो हमने पढ़ा था। पर क्योंकि IB और IC में लीनियर वेरिएशन है, ओहो कैसा वेरिएशन है? लीनियर। तो IB बाय IC अगर लगभग लगभग इनमें लीनियर वेरिएशन हो, सोच के देखो तो क्या डेल्टा IB अपॉन, अगर सोचो कोई भी ग्राफ अगर लीनियर हो जैसे y और x, अरे हां सर, सोच के देखो क्या ये वैल्यू टक 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 कैसे लिख सकते हैं कि अगर ये है y1, ये है x1, ये है x2, ये है y2, ओहो तो क्या ध्यान समझो, क्या y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 is equals to y1 by x1 equal to y2 by x2। अरे कैसे लिख सकते हैं? अरे हाँ सर, क्यों? क्योंकि उनमें लगभग लीनियर, उनमें लीनियर रिलेशन है। तो IB और IC जो कॉमन एमिटर्स आपका ट्रांजिस्टर है, उसमें अगर IB और IC का रिलेशन लगभग लीनियर है तो ये लिखने में कोई बुराई नहीं है। और इसकी बिल्कुल डिटेल में आपको जानकारी, आपको बीटा AC DC एक ही कहलाएगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो कभी IB दे दे अपना, सॉरी IC दे दे अपना IB करा ले, डेल्टा IC दे दो डेल्टा IB करा ले, आपके लिए बीटा एक ही है। ओह क्या कुछ बात समझ आई है? अरे बोलो भाई, थोड़ी अच्छी बात बता दी मैंने यहाँ पे, हालांकि मैं बोलता नहीं हूं, ठीक है बोल दिया, बोल क्लियर। अरे सोच लो। हाँ सर सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, मजा आया सर। समझ आई बात? बीटा AC बीटा DC क्या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आया क्या? अरे हाँ सर, ऐसे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में इनपुट करंट को कांस्टेंट करते हैं और वो रिवर्स बायस जैसा होता है। हमें जल्दी आउटपुट सही मतलब होता है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अच्छा भी लगा सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, करते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, सोचो रे भाई। ओह तो यहाँ तक की बात समझ में आई क्या? यहाँ तक की बात समझ में आई? अरे हाँ सर, समझ आई सर, बिल्कुल आई सर। अच्छा भाई, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। ओह अब बेसिकली कुछ नहीं, इनके बोलते जो पढ़ना है डायनामिक रेजिस्टेंस, आप समझे तो ट्रांजिस्टर के लिए, इसके लिए ट्रांजिस्टर के लिए। तो आपको बात समझ में आई लॉजिकली कि जो रेजिस्टेंस होती है वो असलियत में क्या होती है, अगर आप समझे तो उसे लिखते हैं, अपन जानते हैं कि होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अरे हाँ, तो अपन जानते हैं रेजिस्टेंस को लिखते हैं डेल्टा V बाय डेल्टा I, है ना, ये दो होती है। तो अपन ऐसा समझें कि जो डेल्टा V और डेल्टा I में लीनियर रिलेशन हो तो वो V बाय I बन जाता है। तो अपन ओम्स लॉ में चले जाते हैं, V बाय I का लीनियर रिलेशन हो, अगर लीनियर रिलेशन ना हो तो डेल्टा V और डेल्टा I का रिलेशन अलग हो सकता है। अरे हाँ सर, ये ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टी पढ़े, कंफ्यूज होता है बिल्कुल। अरे हाँ, अगर आप लीनियर रिलेशन है V बाय I में तो R को V बाय I लिख सकते हो और डेल्टा V बाय डेल्टा I लिख सकते हो, पर वास्तविकता में तो रेजिस्टेंस डेल्टा V बाय डेल्टा I है। अरे हाँ, ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो चेंज इन V, पोटेंशियल डिफरेंस है तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन चेंज इन करंट। ओह दैट इज द रियल डायनामिक रिलेशंस। इफ V and I is not a linear relation, हमने जो ओम्स लॉ में पढ़ा था वो तो V और I का लीनियर रिलेशन था, इसलिए वहां पे कोई चमत्कार और दिक्कत वाली बात नहीं थी। हां सर, बात और तो मैं कह रहा हूं आपकी डायनामिक रिलेशन ज्यादा आती नहीं, पर आप ये समझ लो, उसको ध्यान से समझो। तो क्लियर है यहां तक? ओके, तो ध्यान समझे, जैसे VBE अगर आप देखो इनपुट रेजिस्टेंस RI ऑन, ये जो RI ये जो यहां पर है, तो जो ध्यान समझो, आप जो VBE में चेंज करोगे डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा IB, कब? जब VCE इक्वल टू कांस्टेंट। ये कहलाएगी डायनामिक। डायनामिक क्यों? क्योंकि चेंज हो सकती है। अरे हाँ सर, क्योंकि वो चेंज हो सकती है। देखो देखो समझ आ जाएगा। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। देखो ये देखो डेल्टा VBE हाँ अपॉन डेल्टा IB, IB में कितना बनाया जब VC को, इसका क्या मतलब VC कांस्टेंट, ध्यान समझना। ऐसे ही अगर आउटपुट की रेजिस्टेंस को देखें RI R नॉट, अगर आप बोलो उसको RI इनपुट जो है कॉमन एमिटर में ट्रांजिस्टर का, उसमें क्या है, क्या ये वैल्यूज पे चेंज होती है? हाँ, ये डिपेंड करता है, ध्यान दो आप इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे रहता है, इस पे डिपेंड करेगा, यहां अलग यहां अलग, अरे ये समझो ऐसे ये आउटपुट पे डिपेंड करेगा। अरे हां सर, बोलो क्या आउटपुट पे लिखी जाएगी डेल्टा VCE अपॉन डेल्टा IC एट IB कांस्टेंट, जो इनपुट की थी। ग्राफ से आई, उन ग्राफों से आई है, सोच के देखो, तुम ग्राफों के वहीं पे देख सकते हो तुम। और ये मैं तुम्हें अभी भी बताया, हमारे लिए सेम था, हमारे लिए करंट डिफिकेशन फैक्टर सेम था, बीटा AC और बीटा DC। क्यों? क्योंकि हमने देखा कॉमन एमिटर में IC और IB लगभग लीनियरली वैरी करते हैं, बराबर नहीं, लीनियरली वैरी करते हैं। हाँ सर, ये सब याद करने का भैया दिमाग में सेट होना चाहिए एकदम।
इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ, IE प्लस IE इक्वल टू IB प्लस IC, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, रिलेशन क्या है, डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस क्या है, डायनामिक आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है। सही बताओ, आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आपसे ज्यादा सवाल कुछ नहीं आएगा। फिर तो जो मैं बोला क्या चमका, अरे हाँ सर, ये पूरी कहानी अपने सुनी, अपने पूरी कहानी सुनी इस ट्रांजिस्टर की आजू बाजू। ये ट्रांजिस्टर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, अब धीरे धीरे इसको यूज भी तो करेंगे, ये तो समझ गए, इसका बिहेवियर समझे। अरे भाई बिहेवियर को यूज कैसे करें, तो आपके लिए दो तीन इसके यूज हैं। एक तो आपके लिए है स्विच, एक है एम्पलीफायर, एक है फीडबैक सर्किट। डेली दो यूज आपके लिए हैं। स्विच बहुत आसान है, मेन यूज है एम्पलीफायर, उसको अपन समझ लेंगे, बाकी इसके यूज अनंत है। अपन पूरी दुनिया में अपन इन ट्रांजिस्टर से घिरे हुए हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से अपन घिरे हुए हैं, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, सही लग रहा है, जोरदार लग रहा है, शानदार लग रहा है, जबरदस्त लग रहा है, ठीक 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 ठीक, ओके बाजी वाह। अरे बोलो रे भाई, अरे सोचो रे भाई, हाँ सर बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, वाह वाह सर, अब क्या करें। ये बात समझ आ गई सर, बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त, हम सफल। ओहो पक्की बात, अरे गारंटीड, सही लग रहा है सर, जोरदार सर, मजेदार सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, ओके। हाँ अब देखो ट्रांजिस्टर एज स्विच, अरे काम कैसे करता है, पहले अपनी बात को समझो, फिर तो यहाँ तक समझ में पीछे तक की। हाँ समझ आइए, यहाँ तक हमें कोई तकलीफ नहीं है, क्लियर है, एकदम जोरदार। अब सुनो इधर, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो ना, तो हम अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो ये VBB वो है जो हमने इनपुट लगाया, इनपुट लगाया, कंफ्यूज मत होना, इस सर्किट में इनपुट लगाया वो हमने 10 वोल्ट लगाया, पर हमें जो आउटपुट मिला वो तो VBC है, ये है आउटपुट वोल्टेज। तुम बोलोगे सर अभी तो आप इनपुट को थोड़ी देर पहले आप VBE बोल रहे हैं, अरे ट्रांजिस्टर बोल रहा था, ट्रांजिस्टर में इनपुट कितना है VB, पर हमने अगर कोई सर्किट बनाया तो उसमें इनपुट क्या है ये, अरे हाँ समझ गए, तो पहले ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे, अब हम सर्किट को यूज लेना चाहते हैं, उसको रियलिटी में यूज लेना चाहते हैं, हमने इनपुट क्या लगाया सर VBE, बिल्कुल सही बात। अच्छा अच्छा, हमने आउटपुट क्या मिला, हमें सर आउटपुट मिला सर हमें VCE। अब तुम बहुत ध्यान से RB RC जो सर्किट में जोड़ते वक्त जो रेजिस्टेंस है उसको हटा नहीं सकते, होंगी होंगी। अगर आप बहुत ध्यान से समझो तो VBB, अगर अपन किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो हमने समझ में आएगा, जैसे VBB इज इक्वल टू, मान लिया करंट दे रहा है तो यहां से डायरेक्ट माइनस प्लस, ये प्लस माइनस बिल्कुल सही, तो हमने बोला VBB इक्वल टू IB RB प्लस VBE। ये समझ में आया क्या भाई, इसका क्रॉस लॉ कितना हुआ भैया, इसका क्रॉस हुआ ऐसे IB RB, ठीक। और हाँ सर, और ये NPN ट्रांजिस्टर क्या है, NPN ट्रांजिस्टर जो फॉरवर्ड बायस है, तो भैया इसके अक्रॉस जो वोल्टेज जो भी है VBE वो आ गया अपना VBE। ओह तो क्लियर है क्या, अरे सोच लो। अरे हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल, ये समझ आया कि नहीं आया, सिंपल किरचॉफ वोल्टेज लगाइए, आगे देखो, ओह अच्छा मैं पूरा खुद लिखता हूं ध्यान से। अब देखो जो ये VCE आउटपुट है, ये VCC के क्रॉस नहीं है, VCE आउटपुट क्या है, जो VCC माइनस RCC, तो VCE इक्वल टू VCC जो आपने बैटरी लगाई माइनस IC RC। अरे हाँ तुम ध्यान से देखो, तो इस VBB को आप बोल सकते हो V इनपुट और इसको आप बोल सकते हो V आउटपुट। अरे हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, तो देखो आउटपुट आपको क्या समझना चाहिए, तो ये आ गया, V इनपुट को बेसिकली लिखा गया IB RB प्लस VBE, ऐसे VCE को माना गया V आउटपुट, इसको लिखा गया VCC माइनस IC RC। अरे हाँ सर, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको बात समझ में आएगी, प्रैक्टिकली सोचो कि जब V इनपुट 0 है तो VBE फॉरवर्ड बायस हो गई, IB 0, VBE 0.7 जो भी आपका था। आप अगर बहुत ध्यान से देखो तो समझ में आएगा कि VI और V0, जब VI कुछ नहीं तो और जब IB नहीं आया तो IC कहां से आ जाए, जब VI 0 है आप ऐसा समझो, कौन 0 है, तो VI 0 है आप ऐसा समझो, जब VI 0 है ध्यान समझना, जैसे जब VI 0 है तो अपन कुछ कर ही नहीं पाए ना, तब तो कुछ हुआ ही नहीं, फॉरवर्ड बायस हुआ ही नहीं, फॉरवर्ड बायस हुआ ही नहीं तो कहानी चली नहीं, चालू नहीं काम, तो जो आउटपुट है तो पूरा VCC मिल गया पूरा का पूरा, क्योंकि IC तो कुछ आया ही नहीं। अरे हाँ सर बोलो क्लियर है क्या, इधर मैंने आपको लिखा दिया, पूरी कहानी समझ में आई क्या, अरे हाँ IB RB प्लस VB जो मैंने पढ़ा समझा बिल्कुल सही, ये कहानी को सही लो, बोलो क्लियर है। अरे हाँ अब देख ध्यान से सुन, ध्यान समझना अच्छे से, ये जो मैं बताता हूं ग्राफ कैसा आता है याद रखना है, ये V इनपुट ये V आउट, सोचो V इनपुट 0 है, अगर V इनपुट 0 है तो तुम बहुत ध्यान से देखो तो बेसिकली फॉरवर्ड बायस कुछ नहीं, IB सब 0 है, IB 0 IC 0 IE 0 कुछ हुआ ही नहीं, IB 0 IC 0 जब इनपुट लगाया ही नहीं तो कुछ फॉरवर्ड बायस कुछ आया ही नहीं, तो भैया आउटपुट कितना होगा, सोचो देखो VCC, ध्यान दो V इनपुट अगर 0 है ना तो VCC इज अप्रॉक्सीमेटली V0, तो ध्यान से चलो ग्राफ VCC सॉरी हाँ V0 इज VCC ऐसे। अब देखो धीरे धीरे जब तक वो 0.6 वोल्ट तक नहीं हुआ कौन V इनपुट, यानी जब तक उसने VBE को फॉरवर्ड बायस नहीं करा तब तक ध्यान से देखो तो IB लगभग 0 है, IB लगभग 0 है तो IC लगभग 0 है, और हाँ तो V आउटपुट लगभग लगभग VCC के बराबर है, तो ग्राफ ऐसा आता है, मैं सही करूं, ये ट्रांजिस्टर की रियल कैरेक्टरिस्टिक्स है ऐसे। थोड़ी देर तक जब तक V इनपुट इतना नहीं हुआ कि फॉरवर्ड बायस ऐसे ही चला, फिर ऐसे चला गया, तो जब तक आप ऐसा समझो कि लगभग लगभग V0 के बराबर रहा, वो तब तक ऐसा समझो कि आपका, तब तक आप ऐसा समझो कि तब तक आपका ये कहता हूं जैसे याद रखना है, तब तक आपका ये लगभग लगभग इसे बोलते हैं कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर, इसे कहते हैं एक्टिव रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक, और इसे कहते हैं सैचुरेशन स्टेट। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि VI और ना हो तो वैसे VI भी बनाने से हो क्या होगा, अभी तो आपने खूब सारे मैग्नेटिक चार्जेस फेंका था, अरे भाई एक लिमिट से ज्यादा फेंक ही नहीं सकता ना, तो फिर क्या आउटपुट में बदलाव आएगा, IC में कोई बदलाव, वो 10 into 0 की तरफ जाएगा, 0 कभी भी नहीं होगा, और जितने भी मीटर में टारगेट सब फेंका इनपुट बनाने पर, अब एक लिमिट से ज्यादा क्या होगा भाई, अरे हाँ तो फिर वो कोई बदलाव नहीं आएगा आउटपुट में, वो लगभग 0 की तरफ जाएगा, IC V0 माइनस IC 10 into 0 but not equal to 0 but it will go to a saturation state। तो ऐसे ट्रांजिस्टर के इनपुट सप्लाई पर बेस्ड तीन स्टेजेस को मान लेते हैं, कट ऑफ, सैचुरेशन और एक्टिव रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर। बोलो क्लियर है, अगर मैं आपको बताऊं क्या समझो ट्रांजिस्टर एज स्विच, ये कट ऑफ और सैचुरेशन की वैल्यू है, तुम ध्यान से देखो तो पहले तो ये कहानी समझ में आई नहीं आई, इनपुट और आउटपुट, इनपुट क्या है जो बैटरी लगाई, आउटपुट जो मिला VCC माइनस IC RC, अरे हां सर VCC माइनस IC RC इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है, कहानी समझ तो आ रही है, बोलो क्लियर, अरे सोच लो, हाँ सर सही लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर, अब क्या करें देखो, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो कट ऑफ स्टेज में ध्यान समझना क्या करते हैं, कट ऑफ में
सिचुएशन में देखो, सिचुएशन में देखो, इनपुट इज लार्ज बट आउटपुट इज ऑलमोस्ट जीरो। ये उल्टा हुआ है। अब तुम ऐसा समझो, कट ऑफ में क्या हो रहा है, सिचुएशन में क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? अरे हाँ, मैं ट्रांजिस्टर जैसे स्विच की यूज की बात बता रहा हूं ना, ध्यान समझो। ओ कैसे यूज है स्विच की, मैं आपको बताता हूं। ज्यादा डालो कम निकलेगा, कम डालो ज्यादा निकलेगा, ऐसे स्विच का यूज है, कैसे समझना। अब समझना हम करें क्या, हमने ऐसा ट्रांजिस्टर बनाया जिसमें एक्टिव रीजन बहुत छोटा है। सोचो कैसे बनाया, उसको लेना नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं जाना। सोचो हमने ऐसा ट्रांजिस्टर बनाया जिसमें एक्टिव रीजन की वोल्टेज की वैल्यू ना बहुत कम है। एक्टिव रीजन मात्र 1-2 वोल्ट के लिए रहता है बस, या 0.1-0.2 वोल्ट के लिए रहता है, बाकी कहानी कट ऑफ या सैचुरेशन में होती। अच्छा, हमने ऐसा ट्रांजिस्टर बनाया जिसमें वीआई, जिसमें जिसमें ध्यान समझो, जिसमें एक्टिव रीजन बहुत छोटा होता है, तो हमें क्या मिलेगा सोच के देखो, कम इनपुट से ज्यादा आउटपुट, एंड उल्टा, ज्यादा आउटपुट कम इनपुट, सॉरी उल्टा लिख दिया, कम इनपुट ज्यादा आउटपुट, ज्यादा इनपुट कम आउटपुट। ऐसा समझो 0-1 टाइप डिजिटल, ऐसा समझो डिजिटल टाइप स्विच की तरह सोचो इसको, ट्रांजिस्टर को कैसे, कम इनपुट 0 इनपुट, हां मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट 1 0 0 1 1 0, ऐसे डिजिटल पढ़ोगे आप। और हां एक्ट एज अ स्विच, एक्ट एज अ स्विच। और हां सर, तुम इसमें वैसे भी ध्यान से देखो ना, तो इनपुट बढ़ाओ तो वोल्टेज कम हो रहा है, तो इसे बोलते हैं आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज क्यों, आउट ऑफ फेज समझते हो, आउट ऑफ फेज का क्या मतलब है, पाई का बदलाव है, वो ज्यादा तो ये कम, वो कम तो ये ज्यादा। ओहो, अगर मैं ट्रांजिस्टर बना ले जिसमें एक्टिव रीजन बहुत कम हो भाई और बहनों, तो कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन करंट को 0 1 1 0 कर सकते हैं। कम इनपुट ज्यादा आउटपुट, ज्यादा आउटपुट ज्यादा इनपुट कम आउटपुट। ओहो, सो ट्रांजिस्टर एक्ट एज अ स्विच 0 1 1 0। हां, ये इसका यूज है इसका ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। अब अपने आप में इसकी कहानी बहुत लंबी है, आप तो इतना समझ लो, ग्राफ याद होना चाहिए। यह ग्राफ, 3 ग्राफ याद रखने आपको इसमें ट्रांजिस्टर, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स समझकर, और ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ याद होना चाहिए, और सारे फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, मजेदार है सर, शानदार है। बोलो समझ में आ गई बात? तो ये कहलाया आपका ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। याद रखना भैया, जैसे मुझे याद है, आज का लेक्चर पूरा दिमाग में सेट करना है भाई। अगर सेट कर लोगे तो सवाल हो जाएंगे, भूल जाओगे तो नहीं भाई, फिर क्या अनंत है इसमें पढ़ने के लिए। उतना पढ़ा रहा हूँ जो आप जैसे बोल रहे हो याद लोगे सवाल हो जाती है। अच्छी बात है सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, अच्छी बात भाई। मैंने पहले से समझ गया। So VI is low, V naught is high, and VI is high, V naught is low. This is used to design switches with transistors. Transistor switch, okay. Switch low and high voltage are defined so that transistor is in cutoff region when turned off, and in saturation region when turned on. Okay, ठीक है. So low and high voltage are defined so that transistor is in cutoff region and then turned off, and in saturation region when turned on. Voltage are designed in such a way that transistor does not remain in active state. जो मैंने आपको बताया कुछ इंग्लिश होती है, जो मैंने बोला उसको इंग्लिश में लिखा हुआ है, बस समझ लो। बोलो क्लियर है क्या? जो मैंने बोला वही है, मतलब वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसको अपन उसको फील के साथ लिख चुके हैं। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, तो 3 ग्राफ याद रखेंगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्राफ ट्रांजिस्टर की कहानी समझ में आ रही है, और V naught और VI का ग्राफ कॉमन एमिटर के लिए, और उसके लिए ट्रांजिस्टर स्विच हमारे लिए कॉमन एमिटर की कहानी है। बोलो क्लियर है? अरे पक्का? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, शानदार है, जबरदस्त है, मजेदार है, पक्की बात? सही लगा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, जोरदार सर, वाह सर। अब क्या करें सर? लो भैया लो लो। तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, अपन बहुत ध्यान समझे, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ओ पहले बताओ तुम्हें स्विच वाली कहानी समझ में आई है भाई, शुरुआत लेकर एम्पलीफायर मैटर बताओ। देखो ध्यान से मैंने क्या क्या करा इसमें, सब याद रखना है आपको, देखो ध्यान से। ये सारी कहानी सुनाई, गड़बड़ मत करना, रिवाइज करा रहा हूं, यहां से कहानी शुरू करी थी लेक्चर की, ध्यान समझना। ओहो, कॉमन बेस आपको समझाया था, फटाफट रिवाइज करो 5 मिनट के अंदर, पूरी ट्रांजिस्टर खत्म हो, एम्पलीफायर खत्म हो, उसमें 10-15 मिनट लूंगा आपके। अच्छा सर, हां सर, बहुत बढ़िया सर, ध्यान समझ, जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, ध्यान समझ जैसे 12 IC बाई IE, याद करो, मैंने बोला था कि अगर अपन एमिटर वाले सर्किट को फॉरवर्ड बायस रखते हैं तो मीटर में बहुत सारे चार्जेस हो सकता है, बेस में ज्यादा नहीं होते तो पास करके अटैक कर लेता है कंडक्टर, और ऐसे अपन लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की तरफ मेजॉरिटी चार्ज के रेस को धकेल देते हैं, स्टाइल से को बनाकर, इसी को कहते हैं ट्रांजिस्टर, ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर। ओहो, मेजॉरिटी चार्ज के लिए अपन ने बोला अगर कॉमन बेस लेंगे तो जो उसका करंट एप्लीकेशन फैक्टर है वो है IC बाई IE, जो 1 से कम होता है। बहुत बढ़िया, अपन बात को समझ गए। फिर अपन ने बोला, अपन ने कहानी सुनाई कॉमन एमिटर के लिए, कॉमन एमिटर की पूरी कहानी आपको सुनाई, IE इक्वल टू IB प्लस IC, अल्फा अपना कॉमन बेस के लिए है जिसे अपन बोलते हैं IC बाई IE, और यही कॉमन एमिटर के लिए कहलाता है IC बाई IB। बीटा बहुत बड़ा होता है, उनका रिलेशन होता है बीटा इक्वल टू अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा, और ये अपनी कहानी आता है, समझ में आई? क्लियर है क्या? हाँ सर, ये सब याद होना चाहिए, सब काम की बात एकदम। फिर भैया दूसरे किस पे, ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, VBE का वेरिएशन अपने पढ़ा IB के साथ, और ये बोला कि VC को रखना है कांस्टेंट, तो बहुत ज्यादा VC को वेरी करने पर, या कांस्टेंट वैल्यू को चेंज करने पर बहुत वेरिएशन नहीं आता। ये फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स आती है आपके सामने, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। और हां सर, फिर हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, जिसमें हमने वेरिएशन देखा VCE का विद व्हाट IC, और ये रिवर्स बायस वाली कैरेक्टरिस्टिक्स आई, और इसमें IB को कांस्टेंट रखते हो, अगर IB को वेरी करोगे तो IC वेरी करेगा, इस तरीके का ग्राफ आया, और IC का वेरिएशन IB के साथ लीनियरली होता है, और पर इधर माइक्रो एम्पीयर में चेंज करते हैं तो उधर मिली एम्पीयर में चेंज आता है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। और हां सर, और लीनियर वेरिएशन की वजह से ही उसका फैक्टर बीटा दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, बीटा DC और बीटा AC। वो मैंने आपको समझाया कि भैया वो ही में लगभग बराबर होता है, हमारे लिए सेम होगा। बीटा AC मतलब चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन, सॉरी, तो बीटा AC मतलब चेंज इन आउटपुट डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, और बीटा मतलब IB अपॉन, सॉरी, IC अपॉन IB। हां सर, पर क्योंकि वेरिएशन लगभग सेम है इसलिए सेम मान लो। फिर मैंने आपको इनपुट रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, इसको अपन लिखा कितना, डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा IB, जब VCE कांस्टेंट हो, जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स रेजिस्टेंस डायनेमिक रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है, क्योंकि डेल्टा V और डेल्टा I का रेशियो अलग है, तो डेल्टा VCE अपॉन डेल्टा IC एट कांस्टेंट करंट IB। अरे हां सर, ये कहानी भी पूरी याद होनी चाहिए। अरे बोलो भाई,
ये कहानी आपको समझाई। फिर मैंने आपको समझाया कि भैया ट्रांजिस्टर एज स्विच। फिर मैंने आपको बताई कि भैया देखो ये वीबीबी रियल लो इनपुट है जो हम रियल में लगाते हैं, ओहो उसे इनपुट माना और जो आउटपुट मिला वो मिला वीसीसी माइनस आईसीआरसी। उन कहानी को लिखा, ये आपको समझाया। देखो ओहो फिर इनका ग्राफ बनाया, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसमें तीन रीजन डिफाइन करे, कट ऑफ, एक्टिव और सैचुरेशन। सही बात है, कोई फिक्स बाउंड्री नहीं, कब से इफेक्टिव है, ये अंदाजे होते हैं। अच्छी बात। हमने बोला कि अगर हम ऐसा ट्रांजिस्टर बनाने जिसमें एक्टिव रीजन लगभग गायब करते हैं तो भैया ज्यादा इनपुट डालोगे तो कम आउटपुट निकलेगा, और ज्यादा जीरो इनपुट डालोगे तो ज्यादा आउटपुट निकलेगा, ज्यादा इनपुट डालोगे तो कम आउटपुट निकलेगा। ऐसी इस प्रॉपर्टी को यूज लेते हैं एज अ स्विच, एज अ स्विच। यस और नो? हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। अगले टर्म पर पढ़ेंगे उसका एक और मेजर यूज जिसे हम कहते हैं क्या, एम्पलीफायर। तो कहानी यहीं से चालू करेंगे, थोड़ी सी फील कराऊंगा, बाकी आपको याद रखना है कि आपको करना क्या है। बता दो मैं बोला क्या जमगा? हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर। तो अगले टर्म पर मिलते हैं।